और तो और उनके ब्याह के लिए भी नहीं आऊँगी। ममता ने एक सांस में कहकर बात खत्म की और मुन्ने को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। बाबा ने ममता के बाहर जाते ही एक लंबी राहत की सांस ली। आखिर अनुराग की अपने ब्याह के लिए रखी शर्त के लिए आधार तैयार करने में कामयाब जो हो गए थे। फिर ममता को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में कहने लगे, ममता की माँ, अगर इन दोनों की नहीं बनती तो इन्हें आपस में बात बंद कर देनी चाहिए। कह दूंगा अनुराग को कि वापस अपने पिता के घर लौट जाए। ममता की आँख की किरकिरी दूर हो जाएगी। बेचारा कितना खटकता है। इसकी आँखों में बचपन से ही आखिर कहीं तो हद हो, लेकिन मुन्नी की जलस की कोई हद नहीं। बचपन में तो चलो सहन कर लिया, लेकिन अब बड़ी हो गई तब भी नहीं समझती यह तो। ममता ने जब सुना तो जल्दी से कमरे में वापस आई और कहने लगी, नहीं बाबा, अनुदा को वापस मत भेजिए। उनका मन आपके बिना कहीं नहीं लगेगा। मेरा क्या है, 3 साल बाद आना हुआ है, आगे न जाने कब हो। जब मायके आना ही नहीं होगा तो शिकायतें भी नहीं होगी। यकीन मानिए, आज के बाद अनुदा के लिए कुछ नहीं कहूँगी। ममता ने नज़रें उठाकर बाबा की आंखों में झांका तो गहन संतुष्टि के भाव नजर आए। बाबा धीरे धीरे सहमति जताते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके हाथ में अनुराग के दिए शगुन के रुपये के टुकड़े थे। ममता बड़ी असमंजस की स्थिति में फंस चुकी थी। समझ नहीं पा रही थी कि अनुदा से उसका रिश्ता खत्म करने की बात पर बाबा ने कोई विरोध नहीं किया। उनकी शादी में सम्मिलित होने से मना कर दिया तो उन्हें कोई बेचैनी नहीं, अपितु उनकी आंखों में तो गहन संतुष्टि थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पूरी रात ममता को नींद नहीं आई। बार बार करवटें बदलना चाहती थी, लेकिन बेबस इतनी कि करवटें भी नहीं बदल पाई। जरा सी आहट पर बड़ी माँ की आंख खुलने का डर था उसे। भोर के 5 बजे जाकर जरा झपकी आई सारी रात के रज्जगे के बाद कब गहरी नींद के आगोश में जागी गई उसे पता नहीं चला। आँख खुली तो सूरज तपने लगा था। दोपहर के 12 बज चुके थे। एक बार फिर से चौंक उठी ममता की। किसी ने उसे उठाने की जहमत भी नहीं की। बगल में कुछ टटोला तो लल्ला भी नहीं था। अलसाई सी उठी और कमरे से बाहर निकली। बाबा के कमरे से फुसफुसाती आवाज़ें आ रही थी। बेसाख्ता उसके कदम उधर की तरफ ही चल दिए। ममता ने जैसे ही बाबा के कमरे में कदम रखा, सभी चुप हो गए। बड़ी माँ आराम कुर्सी पर बैठी थी और माँ, बाबा, काका और काकी सामने खड़े हुए थे। ममता से चुप नहीं रहा गया और कह उठी, क्या बात है, मेरे आते ही आप सभी चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या बात है जो मुझसे छिपाना चाहते हैं? बाबा चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए बोले, अरे कुछ नहीं मुन्नी, ज़रा हिसाब किताब की बातें हो रही थी। आ बैठ मेरा बच्चा। उठ गई तुम? बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदे? ममता, हाँ उठ ही गई। आप लोगों ने तो जगाने की जहमत भी नहीं की। इस बार बड़ी माँ ने मोर्चा संभाला। सोई कितने बजे थी छोरी? मैंने कुछ कहा नहीं तो क्या मुझे पता भी नहीं? लल्ला कितनी जोर से रोया तब भी आँख नहीं खुली तुम्हारी।
उसे सूरज ने खाना खिलाया और अब बाहर घुमाने ले गया है। चल जरा नहा ले और नाश्ता वगैरह कर ले जब तक मामा भांजे वापस आए। ममता खुद को बेजान महसूस कर रही थी। फुर्ती के साथ तेजी से उठने वाले कदम लगभग निढाल हुए पड़े थे। चलने की वजह जैसे घिसक रहे थे। किसी काम में मन नहीं था उसका, बस नहाना, खाना और सोना। एक सप्ताह बिताना उसे बहुत भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे स्वच्छत आकाश में उड़ने वाली चहचहाती चिड़िया को पिंजरे में डाल दिया गया था। पहली बार खुद को मायके में पराया महसूस कर रही थी। उसे लग ही नहीं रहा था, अपितु यकीन था जैसे एक नहीं बहुत सारी बातें उससे छिपाई जा रही है। ब्याह से पहले ममता घर के हर बाशिंदे की जानती और अब जैसे सभी उसके जाने के दिन गिन रहे थे। क्या लड़कियां शादी होते ही इतनी बेगानी कर दी जाती है? जब आई थी तो सोच कर आई थी कि अनुदा से इस बार महज दिखावे के लिए लड़ूंगी। 3 साल की बातों का भंडार इकट्ठा करके लाई थी। अनुदा ने भी कैसा व्यवहार किया, ऐसा तो कोई अजनबियों के साथ भी नहीं करता। एक बार औपचारिकताएं वश भी नहीं छुपा कि मनोहर जी कैसे हैं, तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना। पूछना तो दूर की बात है, सामने आने से भी गुरेज हो गई। क्या अनुदा की मेरे प्रति परवाह करना महज दिखावा था या बाबा के दिल में जगह बनाने का जरिया? जब उसे डांटा लगता था तो आह अनुदा की निकलती थी। उसके पांव से एक बूंद खून की निकलती तो अनुदा की आंखें लाल हो जाती थी। जितना इस विषय पर सोचती यह पहेली उतनी ही जटिल होती जा रही थी। कोई भी उसके सामने अनुदा के विषय में जबान खोलने को राजी नहीं था। स्वभाव से जिद्दी और अकड़ भी खूब थी तो बार बार पूछना या एक ही बात के लिए गिड़गिड़ाना उसके लिए असंभव था। विचारों के उतार चढ़ाव किसी पर्वत के पथरीले रास्ते से ऊबड़ खाबड़ होते जा रहे, जिसमें मंजिल भी नजर नहीं आ रही थी। बड़ी माँ के कमरे में पलंग पर लेटे लेटे सोच में गुम रहने लगी। लल्ला की परवाह भी उसने छोड़ दी थी। लल्ला सूरज के साथ मस्त रहता था, ऐसे घुला मिला उनसे जैसे बरसों की पहचान हो। इस बार ममता ने अजीब सी खामोशी को महसूस किया था। उसे खुद को पराये होने की अनुभूति ने भी व्यतीत किया। परायेपन के एहसास से रूबरू तो हुई, लेकिन उससे पचाने में बेहद तकलीफ महसूस कर रही थी। मन में ठान बैठी थी कि जब तक अनुदा सामने से नहीं बात करेंगे वह उनका नाम भी जुबान पर नहीं लाएगी। किसी तरह 1 सप्ताह पूरा हुआ। बाबा ही नहीं, ममता ने भी सुख की लंबी सांस ली। अपने घर में 100 काम होने और लल्ला भी तो उसे ही संभालना है। ऐसे व्यस्त हो जाएंगी कि न मायके की याद आएगी और न ही अनुदा की। आखिर विदाई का दिन भी आ पहुंचा। मनोहर जी सुबह सवेरे ही लिवाने आ पहुँचे। दोपहर तक ससुराल पहुंचकर शाम की फ्लाइट से मुंबई रवाना होना था। मनोहर जी की नज़र ममता पर पड़ी तो चौंक गए। तुरंत सवाल दाग दिया, अरे ममता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? आई थी तो कितना रूप चढ़ा हुआ था और आज लग रहा है जैसे सालों से बीमार हो। देखो तो चेहरे की चमक ही जैसे गायब
हो गई। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया और मायके वालों को जैसे साफ सूंघ गया हो। अरे कुछ तो कहो। मनोहर जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, दोबारा से सवाल दोहराया दिया। ममता ने नज़र उठाकर देखा तो उनकी आंखें छलक आई, लेकिन तुरंत ही संयमित होकर कहने लगी, वो क्या है ना जी, 3 साल बाद मायके आई तो बातों में न दिन का पता चला न ही रात का। ढंग से नींद भी पूरी नहीं कर पाती थी। इन लोगों ने तो जैसे सोच रखा था कि मुझे सोने भी नहीं देंगे, बस तरह तरह के व्यंजन खाते रहो और बतियाते रहो। सच में मनोहर जी, मायके का ज़्यादा लाड दुलार भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। कभी कभी कहते कहते नकली हंसी का ठहाका लगा दिया। उसने पलटकर बाबा की तरफ देखा तो उसकी नज़रों में आए व्यंग्य को बाबा सहन सके और गर्दन झुका ली। मनोहर जी के साथ अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो इस बार उसने मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी जब थोड़ी दूर पहुंची तो मनोहर जी ने फिर से पूछ लिया, क्या बात है ममता, कुछ अजीब सा लग रहा है। इस बार तुम किसी से गले मिलकर नहीं आई, नहीं तो तुम्हें बाबा से तो अलग करना मुश्किल हो जाता है। ममता अब तक संभल चुकी थी। हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए, 3 साल बाद आई थी, अब न जाने कितने दिनों बाद आना हो। गले मिलने लगती तो आपको अलग करना मुश्किल होता और पता चलता कि विदाई की रस्म में ही फ्लाइट भी निकल गई। कहते कहते दोनों हंस दिए और मनोहर जी, अब मैं 21 साल की मुन्नी नहीं हूँ जो रोकर अपना और सभी का हाल बेहाल कर दूँ। 24 साल की ममता हूँ, 1 साल के बच्चे की माँ। आपको नहीं लगता वक्त और हालात के साथ सभी की प्राथमिकताएं बदलती रहती है। उस वक्त आप और आपका घर मेरे लिए अनजान अजनबी थे, लेकिन आज यही सब तो मेरा अपना है। बाबा ने ही तो सिखाया था कि मायके में मेहमान बनकर आना। अब आप ही कहिए, कोई अपने घर जाते वक्त रोता है क्या? आप सभी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है कि लगता है अब तो मायके आते समय मेरी रुलाई छूटेगी। कहते कहते ममता हंसने लगी थी। मनोहर जी ने बड़े प्यार से ममता को निहारा। उनकी आँखों में प्यार के साथ गर्व की अनुभूति भी थी। उधर ममता के जाते ही बाबा अपराधी से खड़े रह गए। ममता के सामने चुप रहे, लेकिन उसके जाते ही दहाड़ मारकर रो पड़े। हे माता रानी, ये मेरे किस पाप कर्म की सजा मुझे दे रही हो? अपने धर्मपुत्र को देखूं या अपने शरीर के अंश को? किसके साथ न्याय करूं और किसके साथ अन्याय? दोनों ही अपनी जगह सही हैं। मुझे शक्ति देना माँ। अपने गुणी पुत्र की व्यवस्था देखकर बड़ी माँ की भी आंखें भर आई। बाबा को सांत्वना देते हुए कहा, बढ़के समय सबसे बड़ा इलाज है। बड़े से बड़े घाव का भी मुन्नी का घर बस गया है। अब अनुराग की सोच, सब ठीक हो जाएगा और मुन्नी भी पहले के जैसी चहकेगी। जिस बच्चे की उंगली पकड़ कर लाया उसके साथ भूल कर भी अन्याय न होने देना। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इतना सुनते ही बाबा के चेहरे के भाव बदलने लगे और दैन्यता की जगह दृष्टा दिखने लगी। इधर तारों को निहारते निहारते अनुराग ने महसूस किया कि
ममता बहुत देर से खामोश खड़ी है। ममता की तरफ नज़र घुमाई तो पाया कि वह तो सच में कहीं ख्यालों में गुम है। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, अरे ओ बावली। मुन्नी तो अतीत के पाताल की गहराई में जाकर कुछ मोती बीनने में लगी हुई थी। अनुदा ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया तो वापस लौटी और हाथों में समेटे हुए सभी मोती बिखर गए। क्या अनुदा? शिकायती लहजे में फिर से ममता मुन्नी बन गई। पता भी है कितना पुकारा तुम्हें? मुझे तो लगा हमारी मुन्नी प्रतिमा बन गई है। पाषाण की अनुराग हल्की हंसी के साथ बोले। अचानक मुन्नी के मुंह से बरसों से दबे सवाल ने फिर उठा ही लिया। अनुदा, एक बात बताइए, ब्याह के बाद यकायक आपने मुझसे किनारा क्यों कर लिया? साथ ही यह भी बताइए कि इतनी बार आई मैं मायके, दोनों भाइयों की शादी में और फिर भाभियों की जश्गी में आप मुझे नज़र क्यों नहीं आए? अनुदा मुस्कुराए और बोले, सुन पगली। अपने लिए पगली का संबोधन सुनकर ममता की भवें तन गई। नकली गुस्सा जाहिर करते हुए इठला उठी। अनुदा, दादी बन चुकी हूँ मैं, आपको पगली दिखती हूँ। अनुदा मध्यम सी हंसी हंसकर कहने लगे, ये कहाँ लिखा है कि जो दादी बन जाती है वह पगली नहीं रहती? देखो ना मुन्नी, अभी भी तुम अपनी उम्र भूलकर मेरे सामने जैसे बच्चों की तरह इठलाने लगी हो। ममता एकदम से अचकचा गई। सच बात थी, आज इतने दिनों बाद अनुदा से मिलने की खुशी शिद्दत से महसूस कर रही थी, इतनी कि अनुष्का की विदाई का दर्द भी भूल गई थी। तुरंत ही खुद को संभाला और बोली, बातों में मत भटकाइए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अनुदा ने जैसे जैसे कहना आरंभ किया, ममता जड़ से जड़वत होती चली जा रही थी। अनुदा ने कहना शुरू किया, देखो मुन्नी, जो कहना चाहता हूँ आज खुलकर कहूँगा। पता नहीं कितने दिन शेष है मेरी ज़िंदगी के और न जाने आज के बाद तुमसे मिलना हो भी या नहीं। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। शायद अंतस की दबी भावनाओं का भार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मुन्नी ने तुरंत पास में रखे जल से गिलास में पानी उंडेला और अनुदा के मुंह से लगा दिया। अनुदा ने बिना किसी हील हुज्जल के पूरा गिलास खाली कर दिया। कुछ पल को खामोशी का पल्ला भारी हो गया। खामोशी ज़्यादा साए साए करने लगती। उससे पहले अनुदा ने उसे भंग कर दिया। मुन्नी, देखो हमारी जगह बदल गई है, आज तुम मेरा ख्याल रख रही हो। मुन्नी बस मुस्कुराकर रह गई। उसकी मुस्कुराहट में लेकिन दर्द छलका जा रहा था। अनुदा, तुम्हारी विदाई के समय तुम्हारी सामने न आने के लिए मुझे कलेजे पर कितने पत्थर रखने पड़े, या तो बस मैं ही जानता हूँ। मन फिर भी न माना और बेकाबू होकर मुझे ले ही आया तुम्हारी गाड़ी के पीछे। बहुत मन किया तुम्हें देखूं और तुमसे गले मिलकर जी भर कर रो लूं एक बार, लेकिन नहीं। बड़ी मुश्किल से खुद को काबू कर पाया था। डर था कि तुम भरी भीड़ में बेकाबू न हो जाओ। तुम्हारा भरोसा भी तो नहीं था कि किस बात पर बिफर जाओगी। सच कहते हैं। कहते कहते मुन्नी ने गर्दन झुका दी। पगफेरे के लिए जब तुम आई तब भी जानबूझकर नहीं आया तुम्हारे सामने। उसके एक नहीं कई कारण थे।
अनुदा की बात बीच में काटकर मुन्नी बोली, इतना तो मुझे भी अंदाज़ा था कि संयोग नहीं है, ये जानबूझकर मुझसे दूर रहने की साजिश है। हाँ हाँ हाँ, अनुदा के ठहाके सुनसान पड़ी छत पर गूंज उठे। अनुदा होशियार तो बचपन से हो भाई, समझ पाओगी और फिर जिद भी बनाओगी मुझसे न मिलने की, इतना तो मुझे भी यकीन था। अरे मेरी पगलिया मुन्नी, पुरुष के मनोविज्ञान को समझना तुम्हारे लिए सिर्फ कठिन ही नहीं असंभव भी था। हमेशा तो सुरक्षित पनाहों में रही थी तुम। पहले जैसी स्थिति अगर तुम्हारे ब्याह के बाद थी भी रहती तो मेरे और तुम्हारे पवित्र रिश्ते पर सबसे पहले शक की उंगली मनोहर जी उठाते। मुन्नी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो शब्द निकलने से पहले ही अनुदा ने इशारे से उसे टोका। चुप कर पगली, जानता हूँ यही कहोगी कि मेरे मनोहर जी तो बहुत खुले विचारों वाले व्यक्ति थे, आम पुरुष से बहुत अलग थे, वगैरह वगैरह। सुन गौर से, हर पुरुष के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक सभी के लिए, दूसरा सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। और कोई भी पति अपनी पत्नी के जीवन में दूसरे पुरुष का दखल सहन नहीं करता, भले ही उसका सगा भाई क्यों न हो। समझी तुम? अनुदा ने कहना जारी रखा। एक पति अपनी पत्नी के लिए कितना परिग्रही हो सकता है, उदाहरण के साथ समझता हूँ तुम्हें। किसी भी महिला को छोटे कपड़ों में देखकर कह देगा कि कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन वही कपड़े अपनी पत्नी को नहीं पहनने देगा। अब समझी तुम? अब बताओ, जब दूसरी महिला उनमें सुंदर लग सकती है तो क्या उनकी पत्नी नहीं लगेगी? इसका एक ही कारण है कि वह नहीं चाहता उसकी पत्नी की तरफ किसी भी पुरुष की नज़र उठे, भले ही प्रशंसा के लिए ही हो। ममता की गर्दन सौम्यों ही सहमति में हिलने लगी। अनुदा, मुन्नी एक बात कहूँ, तुम आज भी बहुत नादां हो, दुनिया की चालबाजियों से बिल्कुल बेखबर, भोली और मासूम। चुप करो अनुदा, इतनी भी भोली नहीं मैं। अनुदा, अरे सच्ची नहीं मानोगी तो यह भी साबित कर दूंगा। अब मुन्नी फिर से चुप हो गई। जानती थी ज़रूर कोई बात है जिसकी वजह से ऐसा कह रहे हैं। अभी तक खुलकर बात भी नहीं हुई थी, लेकिन मुन्नी की सारी शिकायतें धूमिल हो चुकी थी। उसे जैसे याद ही नहीं रहा कि पूरे 32 साल के इंतज़ार के बाद ये घड़ियां आई है जब अनुदा ने उसे पुकारा। अब बस लालायित थी तो उन्हें सुनने के लिए। अनुदा ने फिर कहना आरंभ किया, मेरे ब्याह में तुम्हें न बुलाने की जिद भी मेरी ही थी। वह तो बाबा की ही समझदारी थी कि तुमसे यह बात न कहकर उन्होंने तुम्हारे ही सिर थोप मढ़ दिया। औपचारिकताएं वश न्योता भेजा गया था मेरे ब्याह का। तुम्हें बाबा की अपेक्षा अनुसार तुम नहीं आई, कारण तुम्हें तो मेरे बुलाने का इंतज़ार था। तो हुई ना पगली, तुम्हारी जिद और गुस्से का फ़ायदा उठाया हमने। ममता की आंखें फैलकर बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। हे राम जी, इतना बड़ा धोखा! बस यही शब्द निकले मुन्नी के मुंह से। फिर से पूछ बैठी, लेकिन दा, आप क्यों नहीं चाहते थे कि मैं आपकी शादी में सम्मिलित होने के लिए आऊं? क्योंकि यदि तुम मेरे सामने आती तो शायद मैं घोड़ी पर बैठ ही नहीं पाता। बेसाख्ता अनुराग के मुंह से निकल ही गया, लेकिन तुरंत ही
खुद को संभाला और कहने लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी नाराज़गी इतनी आसानी से खत्म हो जाए। ममता ने उन्हें टोका। क्या क्या कहा आपने? फिर से दोहराना ज़रा दा। मेरी वजह से आप घोड़ी पर नहीं बैठ पाते। ये क्या बात हुई? अनुदा ने तुरंत चुटकी ली। तुम्हारा क्या भरोसा, जैसे ही मैं घोड़ी पर बैठता तुम पीछे से घोड़ी को पिन चुभोकर उसे दौड़ा देती। मैं तो न इधर का रहता न उधर का। अरे आप मुझे इतना नालायक समझते थे? मुन्नी ने विस्मय मिश्रित आवाज़ में पूछा। अनुदा, नालायक तो कदापि नहीं, लेकिन शैतान तो इससे भी ज़्यादा। अब खुद ही याद कर लो कितनी शैतानियों के इल्ज़ाम मेरे सिर धरे तुमने। वह तो बाबा तुम्हें जानते थे अच्छे से, नहीं तो तुम तो 2 दिन में मेरा बोरिया बिस्तर गोल करवा देती अपने घर से। जल कुकड़ी कहीं की। अनुदा शिकायती लहजे में मुन्नी ने मुंह बनाते हुए कहा। अनुदा मन में सोच रहे थे, 54 साल की हो गई है, लेकिन आज भी भोलापन बरकरार है इसका। आज भी मेरा प्रेम पकड़ नहीं पाई मुन्नी। ममता को भी यकीन हो गया कि सच में वह तो अनुदा को तंग करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाती थी। उसे अफसोस होने लगा कि उसकी इसी आदत की वजह से वह अनुदा के विवाह की रस्मों से वंचित रह गई। अनुदा उसके अंतर्मन के दृश्य को समझ चुके थे। बोले, बस कर पगली, अब खुद को इतना भी आत्मग्लानि से न जला। जो शैतानियाँ मेरे विवाह में ना कर पाई, मेरे बच्चों के विवाह में जी भर कर करना। कम से कम मैं संभाल तो लूँगा। अनुदा के इतना कहते ही दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। अचानक हंसते हंसते ममता की रुलाई फूट पड़ी। अनुराग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ ममता? रोने क्यों लगी? ममता अपनी कुर्सी से उठी और अनुराग के सामने फर्श पर घुटने मोड़कर बैठ गई। अपना सिर अनुराग की गोदी में रख दिया और रोते हुए कहने लगी, मनोहर को गए 5 बरस हो गए। इतने बरसों में आज खुलकर हंसी हूँ। मेरी जिस खनकती हंसी के सभी कायल थे, नादा उसे मनोहर जी अपने साथ ले गए थे। आज आपने मुझे वह लौटा दी। आप कहाँ गुम हो गए थे अपनी मुन्नी को छोड़कर? मुझमें तो अपनी जान बसती थी न, फिर क्यों मुझे अकेला छोड़ा आपने? कहते कहते मुन्नी ने अपने दोनों हाथ अनुराग की कमर के गिर्द लपेट लिया और फिर जोर जोर से रोने लगी। अनुराग की स्थिति एकाएक जड़ हो गई। ममता के इतने करीबी स्पर्श का उन्हें एहसास तक नहीं था। वह न तो ममता को चुप करा रहे थे और न ही खुद से अलग कर पा रहे थे। भावनाओं का युद्ध सतही तौर पर जारी था, जहां एक ओर तो ममता को उसका खोया हुआ सहारा मिल रहा था, जिसके लिए वह बरसों से प्रतीक्षा थी, वहीं दूसरी ओर अनुराग को अपने पहले प्रेम का पहला स्पर्श आलिंगन के रूप में मिल रहा था, जिसे ना तो कुछ कह पा रहे थे, ना ही पकड़ पा रहे थे और ना ही खुद से उसे अलग कर पाने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। अनुराग की चेतना जैसे लुप्त हो गई। उन्होंने कभी ख्वाबों में भी ममता के इतने करीबी स्पर्श की कामना नहीं थी। प्रेम तो किया उन्होंने, लेकिन कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ पाए। आज जब भावातिरेक में
ममता ने अनुराग को कसकर पकड़ा और उनकी गोदी में सिर रखकर रोने लगी तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें। आज अनुदा बनकर ममता को संभालने की मंशा पर उसमें छुपी अपनी प्रेयसी के संग कुछ पल जीने की चाह हावी हो गई। उन्होंने ममता को जी भरकर रोने दिया। इन कुछ पलों में अनुराग ने असंख्य पलों को जिया। रोते रोते जब ममता का मन हल्का हुआ तो उसने अपना सिर उनकी गोद से उठाया। ममता का सिर अपनी गोदी से उठते देख अनुराग की जड़ता भी वापस चेतना में लौटी। आज अनुराग नहीं चाहते थे कि ममता वहाँ से उठे, लेकिन हमेशा की तरह भावनाओं पर संस्कार भारी पड़ने लगे। अनुराग ने मुन्नी को दोनों बाहों से पकड़ा, उसे उठाया और सामने की कुर्सी पर बैठा दिया। गिलास में पानी भरकर उसके होठों से लगा दिया। पानी पीते पीते ममता काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। अपने आजू बाजू देखा उसने, लेकिन कुछ दिखाई न दिया तो साड़ी का पल्लू की पकड़ लिया। जैसे ही पल्लू से अपने आंसू पोंछने को हुई, हमेशा की तरह अनुराग का हाथ सामने आ गया। अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछने लगे थे। अनुराग, अनुदा जैसे तो हमेशा परफेक्टली तैयार रहती हो मुन्नी, लेकिन रोने के बाद तुम्हें मेरा ही रुमाल गंदा करना होता है। अब नाक ना पोंछना इसमें, गंदी बच्ची। ममता की हंसी फिर से छूट गई और बोली, अब तो नाक भी ज़रूर पोंछूंगी, इससे देखना। जब गंदी बच्ची बोल ही दिया है, मुझे तो माहौल को हल्का बनाने में महारत हासिल थी। अनुराग को मौके की नज़ाकत के हिसाब से ममता को एक दो चुटकुले सुनाते और ममता भी एकदम से सामान्य स्थिति में लौट आई। ममता, अनुदा, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं कोई गुड़िया थी, चाबी वाली, जिसकी चाबी आपके हाथ में रही हमेशा। रोती हुई को हंसाना और हंसी हुई को रुलाना आपके बाएं हाथ का खेल रहा। बस ज़रा चाबी घुमाओ और ममता का मूड बदलो। अनुदा थी से क्या मतलब है बावली, देख तो आज भी तो वैसी की वैसी ही तो तुम ज़रा भी तो नहीं बदली हो। अभी 2 मिनट पहले ही कितने रो रही थी और अब जैसे तुमने एक आंसू नहीं बहाया। ममता मुस्कुराकर बस सहमति में सिर हिलाकर रह गई। कुछ देर फिर से इधर उधर की बातें होती रही कि अचानक से अनुदा की नज़र आसमान की तरफ उठी। तारों का टिमटिमाना अपने अंतिम चरण पर था। आकाश पर हल्की हल्की लालिमा दिखने लगी थी। उन्होंने अपने आसपास नज़र घुमाई तो अंधेरा भी लगभग ढक चुका था। भोर होने को आई थी और उन दोनों को कोई होश ही नहीं था। उन्होंने मुन्नी का हाथ पकड़ा और कहने लगे, मुन्नी, छत के दूसरे ओर पर चलो, आज तुम्हें उगता हुआ सूरज दिखाता हूँ। देखो, छत के पूर्वी कोने से इतना खूबसूरत दिखता है कि अक्सर मैं सूर्योदय के वक्त यहाँ आने का मोह नहीं छोड़ पाया। उठो उठो, जल्दी चलो, बस कुछ पल का ही खेल होता है, फिर तो सूरज अपने रंग में आ जाता है। ममता उठी और तेज कदमों से अनुराग के साथ छत के पूर्वी ओर की ओर बढ़ने लगी। ममता ने महसूस किया कि अनुराग ने उसका हाथ जिस हक से और सख्ती से पकड़ा है, पहले कभी नहीं पकड़ा था। वह तेजी से चलने के बावजूद लगभग खींची सी चली जा रही थी। सामने की छटा
एकदम से निराली थी। सतरंगी इंद्रधनुष के रंग आसमान पर फैलने लगे थे। रात की स्याही धीरे धीरे कम से कमतर होती जा रही थी। इंद्रधनुष रेखा विस्तार लेते हुए अपनी परिधि को बढ़ाती जा रही थी। वहीं बीच में से एक नारंगी रंग की गेंद उभरने लगी थी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उई माँ कहते कहते ममता की आंखें विस्मय से बड़ी हो गई और मुंह पूरा का पूरा खुल गया। दोनों बस खामोशी से उगते सूरज का नज़ारा देखने में खो गए कि निशब्दता हावी हो गई और खुशनुमा खामोशी ने अपने पैर पसार दिए। यह खामोशी खुशी के एहसास से दोनों को ही सवार कर रही थी। नारंगी रंग की गेंद धीरे धीरे बड़ी होती हुई सूरज में तब्दील होने लगी। उगते हुए सूरज की नरमी बस कुछ पल का ही खेल था। जैसे जैसे थोड़ा व्यस्त होना आरंभ किया, सूरज ने अपनी अठेलियाँ आरंभ कर दी। अब उसका तेज आँखों के लिए असहनीय होने लगा तो एक साथ ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। मुन्नी अनुराग ने पूछा, हाँ देखा ना, सच कहती हूँ आज से पहले सूर्योदय का इतना बेहद खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था। ममता के मन की खुशी उसके चेहरे के साथ साथ उसके शब्दों में भी झलक रही थी। अनुराग, चलो ममता अब नीचे चलते हैं, सब उठने लगे होंगे, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, अभी बहुत सी बातें बची है कहने को, दोपहर के खाने के बाद बात करेंगे। ममता ने हंसते हुए कहा, मेरा हाथ तो छोड़िए अनुदा, तभी तो जाऊंगी ना। अरे हाँ, कहते हुए अनुराग ने ममता का हाथ छोड़ दिया, लेकिन मन की पीड़ा चेहरे पर उभर आई। आज न जाने वक्त ने क्या करिश्मा दिखाया था जो उन्होंने ममता का हाथ अचानक से पकड़ लिया। अब छोड़ने का मन ही नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। ममता उनसे नीचे आने को कहकर चली गई। आप आ जाइए, तब तक चाय नाश्ता रखवाती हूँ। अनुराग बस सहमति में गर्दन हिलाते हुए उसे जाते हुए देखते रहे। ममता जैसे ही नीचे आई, सूरज भैया से सामना हुआ। उसका राम राम जिज्जी। वह बोले, ममता, राम राम सूरज भैया, हमेशा खुश रहिए। सूरज भैया, आज इतने वर्षों बाद अनुदा आपके सामने आए हैं, बिना लड़े तो छोड़ा नहीं होगा आपने। ममता, अरे नहीं, मेरी तो शिकायतें लड़ाई पर भारी पड़ गई, लड़ ही नहीं पाई मैं तो। तभी बड़े भैया वहाँ आ चुके थे। हंसते हुए बोले, हमें तो लगा था कि आज अनुदा के बचे खुचे बाल भी नहीं बचेंगे, उनके बालों से तो तुम्हारी खास दुश्मनी जो रही। ममता टुनक उठी, बड़े भैया, अरे घुंघराले बाल हैं ना तो हाथों में अच्छे से पकड़ में आ जाते थे बस, और क्या। तो जब गुस्सा आता था वहीं खींच देती थी। बड़े भैया तपाक से बोले, वैसे जिज्जी आपको उन पर गुस्सा कब नहीं आता था। मुन्नी ने झूठ मूठ का गुस्सा और नाराज़गी दिखाई तो सभी हंसने लगे। रात को जो घर बेटी की विदाई के बाद से उदास हो गया था, उसी घर के आंगन में ठहाके गूंज रहे थे। तभी दोनों भाभियाँ भी चाय नाश्ता लेकर आ गई। बड़ी भाभी ने ममता को पुकारा, जिज्जी आपने तो एक पल भी आराम नहीं किया, 2 बार गए थे ये आपको बुलाने, लेकिन आप दोनों को बातों में मशगूल देखकर बिना बुलाए लौट आए। कहने लगे, आज अनुदा की खैर नहीं, सालों बाद मुन्नी के हत्थे चढ़े हैं। हम तो उन्हें कुछ कह नहीं पाते, लेकिन जिज्जी
बख्शेगी नहीं। भाभी ने जिस अंदाज में बात कही सभी फिर से हंसने लगे। अनुराग भी नीचे आ चुके थे। ममता ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर कहा, सही कहा भैया ने, अभी तो मुझे मेरे ढेर सारे सवालों के जवाब लेने हैं, वह मिल जाए फिर असल मुन्नी वाला रूप दिखाऊंगी इन्हें। सजा तो मिलनी चाहिए ना, ऐसे कैसे मुझे बीच मंजर में छोड़कर गायब हो गए थे। अनुराग की जान उछलकर हथेली पर आ गई थी। मुन्नी ने पहली बार जैसे मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा था, नहीं तो जब देखती थी चंडी रूप अख्तियार किया होता था। अनुराग मन ही मन सोचते जा रहे थे कि ममता अभी भी बेहद खूबसूरत है, जबकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान भी झेल चुकी है। मनोहर जी का जाना भी चेहरे की मासूमियत कम नहीं कर पाया था। अनुदा चाय सोच के भंवर से बाहर आए। अनुराग तो ममता उसके लिए चाय का कप लेकर खड़ी थी। अनुराग दा, आप 2 घंटे आराम कर लीजिए, फिर आपकी क्लास लगनी तय है, ममता कह रही थी। अनुराग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक फीकी हंसी के साथ कप पकड़ लिया। बैठक में मंडली जम चुकी थी। सभी चाय पीते पीते पुराने किस्सों का पोथा खोलकर बैठ गए थे। काकी लगी हुई थी एक के बाद एक सभी बच्चों की पोल खोलने। उनके बच्चे के सामने ममता की नज़र तभी दरवाजे की तरफ उठी तो एक महिला को अंदर आते देखा। बहुत जोर लगाया दिमाग पर, लेकिन पहचान नहीं पाई। बस इतना कि देखा तो हुआ है इनको। उत्सुकता वश सुनीता भाभी से पूछ बैठी, सुनीता ये कौन है? अरे जिज्जी, आपने पहचाना नहीं? देविका भाभी है ये, अनुराग भैया की पत्नी। ममता चौंक गई। मैं कैसे पहचान लूँ सुनीता? मुझे क्या कभी किसी ने मिलवाया इनसे? जब भी किसी समारोह में आई तो इन्हें देखा तो है, लेकिन कौन है ये कैसे जान पाऊंगी? आप सभी के बताए बिना अनुराग की पत्नी। इन 3 शब्दों ने उनके मन को खींच लिया। गौर से निहारने लगे। सब कुछ भूलकर एक हरा बदन, हल्का सांवलापन लिए हुए, तरंग नयन नक्श, गज्जब के तीखे आँखें, बेहद आकर्षक और बड़ी बड़ी ही, कुल मिलाकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर इतना आकर्षक कि ममता नज़र ही नहीं हटा पाई। सांवली रंगत भी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। सलीके से साड़ी पहनी हुई और करीने से बाल बनाए हुए, माथे पर केसर का तिलक, कुल मिलाकर अपने नाम को सार्थक कर रही थी। देविका नहा धोकर प्रात पूजा के बाद नाश्ते पर आई थी। ममता उठी और देविका को गले से लगा लिया। कुछ पल बस यूं ही लिपटी रही उससे, अपनी बगल में जगह बनाते हुए बोली, देविका आप यहाँ बैठिए मेरे पास। माफ़ी चाहूँगी, मुझे किसी ने कभी बताया ही नहीं आप अनुदा की पत्नी हैं। देविका हंस दी। कोई बात नहीं, क्या हुआ, फिर भी हम मिलते तो थे ना। मुन्नी का अंदाज शिकायती लहजे में परिवर्तित हो गया। लेकिन वैसे तो नहीं ना जैसे आज मिले। देविका ने कहा कि अनुराग नहीं चाहते थे हमारा आपस में परिचय हो। इतना सुनते ही ममता की सारी खुशी काफूर हो गई। उसे लगा एक जोरदार धमाका हुआ है कहीं, जिसकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है। मजबूर हो गई फिर से सोचने पर कि अनुदा ने ऐसा क्यों किया।
उसने आग उगलनी नज़रों से अनुराग की तरफ देखा तो अनुराग ने हाथ से इशारा करते हुए बस इतना कहा कि बस बताऊंगा सब, दोपहर को फिर बैठेंगे ना। चंडी रूप इख्तियार न करो बस ममता अब बेचैन हो उठी थी। दोपहर का इंतज़ार भी उसे भारी पड़ रहा था। ममता को अब भरी महफिल में भी तन्हाई का एहसास हो रहा था। मन उचाट हो चला था कि कैसी पहेली है ये, ब्याह में नहीं बुलाया ये तो सुलझी भी नहीं थी कि एक और नई खड़ी हो गई थी। क्या कारण हो सकता है कि देविका से किसी ने भी उसका परिचय नहीं कराया, जबकि कितनी बार सभी से उसने पूछा भी था। उलझनों एक के बाद बढ़ती जा रही थी। सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही सिरा नजर आ रहा था, अनुजा। ममता सोच के चक्रव्यूह से बाहर आई जब एक जोरदार ठहाका उसके कानों पर पहुंचा। काकी बच्चों को उसकी शरारतें सुना रही थी, बता रही थी कि मुन्नी सारा दिन घर में कैसे उधम मचाती घूमती रहती थी और कैसे वह अनुराग पर दोषारोपण करती थी। आंगन में लगे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद खाना होता था, लेकिन 10 बर्बाद करती थी। पूछने पर नाम अनुराग का ही लेना तय था। अनुराग भी बेचारा अपने बालों को बचाने के लिए चुपचाप इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लेता था। काकी की बातों को बच्चे बड़ा रस लेकर सुनते जा रहे थे। अचानक ममता ने मन में कुछ सोचा और काकी को टोक दिया। काकी, ये बच्चे मुझे बाद में बहुत तंग करेंगे, इन्हें सारी बातें मत बताइए। काकी, अरे तो क्या हुआ, यही छोटी छोटी बातें ही तो जीवन में रस लेकर आती हैं। ऐसे चुटकीले किस्से ना हो तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा। ममता, काकी अब वक्त बदल गया है, ये बच्चे बहुत सियाने हो गए हैं। ना पापा की बचपन की शरारतों में रस लेने की जगह उन्हें अपने बचाव में ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक पल में कह देते हैं कि आप भी तो कितनी शरारतें करते थे। ममता ने सभी बच्चों को वहाँ से रुखसत किया, यह कहते हुए कि सब नहा धोकर थोड़ा आराम करो। ममता के दोनों बेटे और बहू शाम की फ्लाइट से वापस जाने वाले थे। बस आज का दिन बीच में था। आने वाले कल को अनुष्का को पग फेरे के लिए आना था। ममता बस इसी उधेड़बुन में थी कि अनुष्का के आने से पहले अनुराग से सारी बातें उगलवा ले। बैठक में अब ममता के अलावा देविका, दोनों भाभियां और काकी ही रह गए थे। काकी ममता की माँ को याद किए जा रही थी। काकी, जब बड़ी जीजी थी तो मुझे कोई फिक्र नहीं रहती थी। मुन्नी, तेरी माँ के जाने के बाद बहुत अकेली पड़ गई मैं। ममता, सही कहा काकी आपने। आपकी तो सुबह से रात तक की दुनिया माँ के पल्लू से बंधी रहती थी। काकी, सच तो यही है मुन्नी। अनुराग के ब्याह के बाद बड़के का ब्याह, फिर सूरज का ब्याह, सभी बहुएं की सचगी। मुझे तो बस बड़ी जीजी का कहा मानना होता था, किसी बात की फिक्र ना होती थी उनके रहते। मुन्नी काकी, आज मुझे अनुदा के ब्याह के बारे में बताओ ना कुछ। काकी, बड़े नखरे किए थे छोरे ने। वह तो तेरे बाबा ने, जिन्होंने डरा धमका कर ब्याह के लिए राजी किया, नहीं तो कहता था ब्याह ना करूँगा। मुन्नी, बाबा ने किस बात की धमकी दी थी काकी? आज अपनी आदत के विपरीत ममता सवाल पर सवाल करती जा रही थी। आज तो अपनी
खाई हुई कसम भी तोड़ डाली थी कि अनुराग के विषय में कोई सवाल नहीं करेगी। काकी ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए बताया कि अनुराग को बाबा ने बड़े जतन से राजी किया था। एक तो छोरा बोलता बहुत कम था और धीर गंभीर स्वभाव का था, तो ये बच्चे तो बचपन से ही उससे डरते थे। एक तू ही तो थी जो उससे नचा डालती थी या फिर बाबा की सुनता था। लड़की देखने भी ना गया। देविका तुम्हारे बाबा की ही पसंद है तो जात की ठाकुर हमारी तरह, लेकिन लक्षण पूरे पंडिताइन के हैं इसके। जब कभी तुम आती थी तो अनुराग और देविका अपने पैतृक मकान में रहने चले जाते थे। वहीं अपनी सगी सास से सब सीखा इसने। काकी मुन्नी को बताती जा रही थी एक के बाद एक घटनाक्रम और देविका बस ममता को निहारे जा रही थी। इस बीच दोनों भाभी ये कहकर उठ गई कि दोपहर के भोजन का इंतज़ाम करने जा रही हैं। देविका उनकी मदद को उठने लगी तो सुनीता भाभी ने वापस बैठा दिया कि आज मुन्नी जीजी के पास बैठिए आप। काकी ने बताया कि अनुराग के विवाह के 2 बरस तक उनको कोई बच्चा ना हुआ तो माँ देविका को बड़े अस्पताल ले जाना चाहती थी। ना तो देविका जाने को राजी थी और ना ही अनुराग उसे भेजने को राजी। एक दिन खूब गर्मा गर्मी हुई इस बात पर, तब जाकर अनुराग ने 1 साल की मोहलत मांगी थी कि अगर 1 साल में बच्चा ना हुआ तो अस्पताल जाएंगे। अनुराग का विवाह पहले हुआ था और अनुष्का घर की सबसे बड़ी बच्ची कहलाई। बड़ी बहू ने 1.25 साल भीतर ही हमें दादी बना दिया था। ममता का कौतूहल चरम पर था। काकी को बीच में हो टोक दिया उसने। तो क्या काकी देविका को अस्पताल लेकर जाना पड़ा? काकी अरे ना, अनुराग ने 1 साल का टाइम मांगा तो था, लेकिन 10वें महीने ही चांद से लड़के को जन्म दिया देविका ने। फिर बिटिया 2 साल बाद आई। ममता को ना जाने क्यों सीने में ठंडक का एहसास हुआ। अनुदा के 2 बच्चे भी हैं। उसकी नज़र बैठक के दरवाजे के पार उनको तलाशने लगी। निराश होकर नजरें वापस आकर देविका के चेहरे पर ठहर गई। उस गृहिणी की चंचल आँखों में नमी तैरने लगी थी। ममता एक पल को सोचने लगी कि काकी से और बात निकलवाए या देविका की आँखों में छलक आई नमी का कारण पूछे। काकी अपनी राह में बताए चली जा रही थी, लेकिन ममता का सारा ध्यान देविका के चेहरे पर उभर आई पीड़ा पर था। उसने काकी से कहा कि थोड़ी देर में आती हूँ काकी, और देविका को पीछे आने का इशारा करके उठकर अपने कमरे की तरफ चली। देविका भी यंत्रवत सी उड़कर उसके पीछे पीछे होली। अपने कमरे में जाकर ममता ने देविका का एक हाथ पकड़कर तेजी से खींच लिया। इससे पहले कि कोई देखता या आता, ममता ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ममता ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधा सवाल देविका की तरफ उछाल दिया। देविका, क्या बात है? मुझसे खुलकर कह सकती हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आपको देना होगा, भले ही आपको बुरा लगे। आपके और अनुराग के संबंध कैसे हैं? ममता के सीधे सवाल से देविका को आश्चर्य नहीं हुआ, अपितु एक शांति का भाव उसके चेहरे पर आया। बेझिझक का उठी।
मुन्नी जिज्जी, जितना आपके बारे में सुना उससे बढ़कर पाया। सरल, बेबाक और समझदार, आपको खुलकर बताती हूँ। देविका जैसे जैसे कहती गई, ममता के चेहरे के भाव बदलते गए। उसने कहना आरंभ किया, जिज्जी, मैं अनुराग की पसंद से नहीं, बाबा की पसंद से इस घर में आई। बहुत सौभाग्यशाली समझती थी खुद को कि कामदेव के समान रूपवान पति है मेरा, जबकि मेरी रंगत दबी हुई सभी के अपार स्नेह से अनुग्रहित अनुराग अच्छी सरकारी नौकरी पर थी यह, जबकि मैं साधारण सी गांव की लड़की जिसने कभी कॉलेज की सूरत भी न देखी थी, अपने भाग्य पर अच्छे से इतराने का मौका भी न मिला कि जोरदार कुठाराघात हो गया।